हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बन सकते थे मैंने आपको वो करा दिए। फॉर्मूले वाली वीडियो पहले आनी थी बट ड्यू टू सम रीजन ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन एक एक करके सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी फॉर्मूले जिस पैटर्न में भी बन सकते हैं मैं सब कुछ यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूले में डाउट है तो ये वीडियो देख लो पहले, उसके बाद एमसीक्यू बना लेना। बट आज एट एनी कॉस्ट हमने मैक्रो पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। कल से हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होने वाला है। कल एक दिन के अंदर हम लोग 4 चैप्टर पूरा खत्म करेंगे सुबह शाम को मिला के, प्लस उसके पीवाईक्यू प्लस उसके एमसीक्यू। तो टाइम नहीं बचा है, आज ही आज किसी भी तरीके से पूरा का पूरा मैक्रो खत्म करो ऑल न्यूमेरिकल्स के साथ। तो सबसे पहले नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूले हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी क्लास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी 5 बजे वाली वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराया हुआ था और उसके अंदर जो डेप्रीशिएशन है मेरा 480 आ रहा था, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन 470 आ रहा था आई थिंक, ये 300 मतलब 480 440 ऐसी कुछ आ रहा था, आप देख लेना। लेकिन उसमें मैंने जो एनआईटी है ना वो 80 ले लिया था, जबकि असली में बुक में क्या दे रखा था क्वेश्चन में 180। तो ठीक कर लेना, आई होप इतना समझ गए होगे। मैंने एनआईटी जो है वो 80 ले लिया था, जिसकी वजह से आप और मेरे आंसर में 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा, वो आप ठीक कर लेना। तो वो सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न के अंदर था। क्या पैटर्न है ध्यान से समझो। सबसे पहला, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कई बार ऐसे भी दिया होता है कि एसेट की कॉस्ट है 100 करोड़ और वो चलेगी 5 साल तक, तो हर साल का जो डेप्रीशिएशन है वो 20 करोड़ है। इस तरीके से आपको दे सकता है। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रीशिएशन, इसको हम लोग डेप्रीशिएशन ही बोलते हैं। तो ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए। एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिया हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो साइन को चेंज कर लेना बस, और कुछ नहीं। लाइक नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 है तो -50, -50 है तो +50। आप ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, बच्चे दूर से देख लेते हैं सोचते हैं एनएफआई दे रखा है। नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कोई चेंज नहीं करना साइन का, बट अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो तो साइन को चेंज कर लेना। लाइक वो +50 है तो माइनस कर देना, -50 है तो प्लस कर देना। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा उसका फॉर्मूला है। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको ना दिया गया हो तो कस्टम ड्यूटी, ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी ये दोनों क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना। तो ये पहले तो बेसिक कन्वर्जन के ये फॉर्मूले हो गए। और आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं कि नेशनल बड़ा तभी होगा जब एनएफआईए पॉजिटिव का होगा। एनएफआईए अगर नेगेटिव है तो डोमेस्टिक बड़ा होगा, नेशनल बड़ा नहीं होगा। तो कई बार ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है कि हमेशा नेशनल इनकम ही बड़ी होगी डोमेस्टिक इनकम से, तो ऐसा नहीं है। कभी डोमेस्टिक इनकम भी बड़ा हो सकता है जब एनएफआईए नेगेटिव का होता है तब। उसी तरीके से एमपी भी छोटा हो सकता है अगर एनआईटी नेगेटिव का है तब। ये बात आप ध्यान रखना। देन इसमें 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड में जीवीएमपी निकलता है और जीवीएमपी अलग अलग सेक्टर का होता है, सारे सेक्टर्स की जीवीएमपी ऐड करते हैं तो आता है जीडीपीएमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है? सेल्स चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को मिलाते हैं तो बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जब भी आपको डोमेस्टिक सेल्स दी होगी तो उसमें एक्सपोर्ट ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा सेल्स। अगर आपको डोमेस्टिक सेल नहीं दिया, खाली सेल्स दिया है और एक्सपोर्ट्स भी दिया है तो एक्सपोर्ट्स को मत लेना, क्योंकि सेल्स के अंदर ही डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट आता है। अगर आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया गया है तो फिर आपको अलग से उसको सेल्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक मशीनरी को नहीं लेते, क्योंकि यहाँ जो परचेज लेते हैं ना वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है तो फिर आप इंपोर्ट भी कंसिडर करोगे, लेकिन डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट किसका होना चाहिए? रॉ मटेरियल का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेल्स यूनिट्स में दिया गया होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस पर यूनिट से, ताकि सेल्स की वैल्यू निकल आए। लाइक 1000 यूनिट बेचा, एक यूनिट की कीमत 10 रुपए, तो
10,000 रुपए की क्या हो गई, सेल्स हो गई। तो ये प्रोडक्शन मेथड है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर ए ने बी को कोई सामान बेचा तो बी के लिए वो परचेज हो गया और ए के लिए क्या हो गया, वो सेल्स हो गया। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक मतलब स्टॉक घट रहा है तो माइनस में, इंक्रीज इन स्टॉक मतलब स्टॉक बढ़ रहा है तो प्लस में। ये चेंज इन स्टॉक के लिए वर्ड यूज करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कभी दी गई हो तो समझ जाना वो भी चेंज इन स्टॉक है। तो जहां तक बातें दिमाग में घूम रही थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने सारी आपको बता दी। सेकंड मेथड है इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। तीन चीजें आपको ऐड करनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट और मिक्स इनकम। अगर आपको रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया है तो मिक्स आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो सेकंड पॉइंट को लेना ही मत, ये पॉइंट पूरा मत लेना, कब, जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया हो। तो इनकम मेथड से जो निकलता है वो है एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम, और वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम तीनों के बराबर होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता इसलिए रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स को लेते हैं। अब मान लो सर प्रॉफिट्स भी नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, ये क्या है, रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ये रिटेन अर्निंग्स है। क्या है क्लास आपका, रिटेन अर्निंग, जिसको अकाउंट्स की भाषा में रिजर्व भी कहते हैं। तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट ना दिया हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को टैक्स ऑन प्रॉफिट या कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहा जाता है। अगर टैक्स आफ्टर टैक्स दिया है प्रॉफिट को तो टैक्स को ऐड बैक कर देना, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, इन तीनों को ऐड करोगे एनडीपीएफसी आएगा। सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होगा तो हम दो चीज लेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आपको दो चीजें लेनी है, क्या क्या लेना है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड, दोनों को लेना है। और एम्प्लॉयर, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन देके मत लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है। तो आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। इस मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है। चार चीजों को ऐड करना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, गलती यहीं पे होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, अगर आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो भी वो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है। अगर आपको ये दिया है तो ठीक है, इन दोनों को मत लेना, अगर नहीं दिया है तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स लगा हुआ है तो वो मेन पार्ट नहीं है, वो सब पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, प्लस करते हैं चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक को इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और लास्ट चीज लेते हैं नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन होगा ना तो साइन को चेंज करना, प्लस की जगह माइनस, ओके। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको नहीं दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट को हटाने के लिए ऑब्वियसली क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया गया है तो फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करेंगे, नेट को हटाने के लिए अभी बताया डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगला है डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन घटा दोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। भाई ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, वो मिल जाएगा आपको। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दे रखा है, अच्छा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको निकालना हो ना तो कैसे निकालोगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसमें आप चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैंने नेशनल इनकम के पीवाईक्यू में कराया भी है, तो ये फॉर्मूला आपका अच्छे से होगा। एग्जामिनेशन से पहले वीडियो जरूर देख के जाना ताकि फॉर्मूला क्विकली रिवीजन हो जाए। रियल जीडीपी निकालना होगा तो नॉमिनल जीडीपी अपन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और अगर रियल जीडीपी निकालना हो तो मैं करंट ईयर प्राइस और प्रीवियस ईयर प्राइस दिया हुआ है तो करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। आप सेम फॉर्मूला लगा के नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हो, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेक्टर को ही प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना होगा ना, सेम यही फॉर्मूला है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, तो आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेक्टर या प्राइस इंडेक्स। हमेशा ध्यान रखना, रियल जीडीपी में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रीवियस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब आते हैं मनी बैंक, बस इतने ही हैं सारे फॉर्मुले, इससे ज्यादा कुछ भी फॉर्मुले नहीं है नेशनल इनकम के अंदर। मनी बैंकिंग में सिर्फ एक ही चीज है, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सॉरी डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मुला था 1/LRR इंटू 100, और अगर आपको LRR नहीं दिया है, 1/ कैश रिजर्व रेशियो है, खाली रिजर्व रेशियो दिया है, इंटू 100, ये आ जाएगा आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर, यानी कितने गुना होगा। फिर अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट दिया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। टोटल डिपॉजिट दे रखा है, इससे डिवाइड करोगे तो इनिशियल डिपॉजिट आ जाएगा, खत्म बात। तो इनिशियल डिपॉजिट को डिपॉजिट मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट। अब इस पूरे फॉर्मूले में ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये आ जाएगा, और ये गिवन है और ये गिवन है, तो फिर इनिशियल डिपॉजिट भी निकाल पाओगे। ये मनी बैंकिंग में बैंकिंग चैप्टर से इकलौता फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक से। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, भर भर के फॉर्मूले हैं इसके अंदर ADAS से। सबसे पहला एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला इन टू सेक्टर इकोनॉमी C+I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, C+S, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। अब AS का फॉर्मूला क्या, AS जो है वो C+S है, और Y का फॉर्मूला भी C+S है, तो AS किसके बराबर हो जाएगा, Y के। AD का C+I या AD जो फॉर्मूला है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है, AS है C+S, और जो Y है इनकम है उसका फॉर्मूला भी C+S है, तो AS किसके बराबर हो जाएगा, Y के। कंजप्शन फंक्शन A बार प्लस BY, सेविंग फंक्शन माइनस A बार प्लस 1 माइनस BY, ये 1 माइनस BY है, ठीक है, 1 माइनस B फिर बाहर Y है, ठीक है, ठीक कर लेना, माइनस A बार प्लस 1 माइनस B फिर Y। ये जो 1 माइनस B होता है ये MPS होता है, और कंजप्शन फंक्शन में जो खाली B है वो MPC है। कंजप्शन फंक्शन में MPC, सेविंग फंक्शन में MPS। APC C/Y है ना, ये 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी 1 से छोटा भी, लेकिन जीरो और नेगेटिव कभी नहीं होगा। APS S/Y, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 1 और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है, बस 1 और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। APC प्लस APS इक्वल टू 1। MPC चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच रहती है। MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, इसकी वैल्यू भी 0 to 1 रहती है, और MPC प्लस MPS किसके बराबर होता है, 1 के। K को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका आंसर आता है टाइम्स में, इसकी वैल्यू होती है 1 to infinity, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, या फिर इसको 1 अपॉन MPS बोलते हैं, और MPS की जगह लिख सकते हो नीचे 1 माइनस MPC, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC, तो 1 अपॉन MPS, 1 अपॉन 1 माइनस MPC, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका आंसर टाइम्स में आता है। और हमेशा ध्यान रखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको डेल्टा आई दे रखा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है या पूछा है, तो आप के दोनों फॉर्मुलों का यूज करोगे, पहला 1 अपॉन MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो AD AS के बराबर होगा और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। उस टाइम पे AD इक्वल टू AS इक्वल टू C+I, ये चीज होती है कब, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इनकम कंजप्शन के बराबर होता है और सेविंग्स 0 के बराबर होता है, और इस सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 रहता है और APS क्या रहता है, 0। ये भी ध्यान रखना, एट ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ APC इज इक्वल टू 1। इस पूरे के पूरे APC APS MPC MPS में एक ही ऐसा वैल्यू जो 1 से बड़ा रहता है, एक ही ऐसा वैल्यू जो 1 से बड़ा हो सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, किसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, एक ही चीज है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। बजट की बात करें, बजटरी रिसीट यानी टोटल रिसीट, इसका फॉर्मूला रेवेन्यू रिसीट प्लस कैप रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के फॉर्मूले में टैक्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स आता है, टैक्स रिसीट के फॉर्मूले में डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इसका डिफरेंस याद करके जाना, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस। नॉन टैक्स रिसीट में फीस, फाइन, पेनाल्टी, स्किट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनी, इंटरेस्ट, ये सब चीज आता है। और कैपिटल रिसीट के अंदर 3 कंपोनेंट आता है, ध्यान से समझना, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग। ये जो दोनों है ना, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या बोलते हैं इसको, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। और जो बोरोइंग्स है वो अकेला जो है वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, ध्यान रखना। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट और डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कैपिटल रिसीट। बजटरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बैलेंस बजट किसको बोलते हैं, यानी इक्विलिब्रियम बजट जहां TR TE के बराबर हो। सरप्लस बजट जब TR ज्यादा और कंट्री इन्फ्लेशन में कौन सा बजट बनाती है, सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट जब TE ज्यादा हो TR से और कंट्री डेफिसिट बजट जो है वो डिफ्लेशन में बनाती है। और जो डेफिसिट है फर्दर 3 टाइप का है। बजटरी डेफिसिट जो है वो तो TE माइनस TR है, उसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट को बोरोइंग्स कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्या आएगा, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ही बोरिंग्स होता है। और हम इसे ओपन कर सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, यानी रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स। लेकिन बोरोइंग को मत लेना, क्यों,
सॉरी, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, यानी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको बोरोइंग को छोड़कर लेना है तो 2 पार्ट लेना है, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। साफ साफ इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या इसे कह सकते हैं कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग, या इसी चीज को कह सकते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये तीनों नाम इसके आप दे सकते हो। और एक और फॉर्मूला है तब जब बजटरी डेफिसिट और बोरोइंग्स दोनों चीजें गिवन होती है और आपको बोला फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, तो बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटी ऐड करोगे तो आएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल यूनिक फॉर्मूला है, लिख लो अच्छे से। और प्राइमरी डेफिसिट तभी निकलता है जब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करना हो। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी डेफिसिट निकालो तो मजबूरी है आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ेगा, उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, जो कि एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स लेना है, ओनली टेंजिबल और फिजिकल आइटम। सो बीओटी का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सरप्लस बीओटी जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, डेफिसिट बीओटी जब ट्रेड डेफिसिट जब इंपोर्ट ज्यादा, और इक्विलिब्रियम बीओटी जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर हो। और अगर बीओटी कमजोर है, माइनस है, तो उसका बैलेंस बीओपी सेट ऑफ कर देगा, लेकिन अगर बीओपी माइनस में है तो उसका बैलेंस बीओटी सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी वही फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इसके अंदर है, जबकि इसके अंदर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का इंपोर्ट है। अगर तुम्हें करंट अकाउंट डेफिसिट निकालना हो तो भी फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। करंट अकाउंट अगर निकालना हो डेफिसिट तो उस सिचुएशन में माइनस आएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का लेना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसका फॉर्मूला भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। फर्क इतना है, करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर तीनों लेते हैं, और जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी ट्रांजेक्शन एक कंट्री जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहा है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेते हैं। तो ये थे मैक्सिमम फॉर्मूला जो बन सकता था इस पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से। मैंने हर एक यूनिट के आपको फॉर्मूले बता दिए। आज शाम को मैंने ऑलरेडी क्लास 5:15 के अराउंड इसकी वीडियो डाल दी सारे न्यूमेरिकल्स की, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लो, ए टू जेड सब कुछ अच्छे से कवर कर लो। और इंक्लूड एक्सक्लूड वाला वीडियो आज नहीं आएगा, मैं होपफुली जल्दी सही टाइम पे उसको डाल दूंगा। कल हम लोग अपना इंडियन शुरू करेंगे, तो प्लीज यहां तक पढ़ के याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।